उसको याद रखना है, याद करके। और बाकी 12th वाले बच्चे जो हैं एक बना रहे हैं शॉर्ट नोट्स, वो उनको सबको होमवर्क दिया हुआ है, वो बनाएंगे तो उनकी मेहनत तुम्हारे लिए भी यूज़फुल रहेगी। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस एक्सप्लेन करता है बेसिकली बिहेवियर ऑफ द गैस, बिहेवियर ऑफ द गैस, या हम बोल सकते हैं कि प्रॉपर्टी ऑफ गैस। हम मैटर की प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं और मैटर की प्रॉपर्टी में ये लिक्विड की प्रॉपर्टी भी पढ़ ली है, सॉलिड की प्रॉपर्टी भी पढ़ ली, इलास्टिसिटी पढ़ा, सरफेस टेंशन पढ़ा, विस्कोसिटी पढ़ा, लिक्विड में प्रेशर पढ़ा। अब यहाँ पे गैसेस में भी हमें वो सारी चीज़ें पढ़नी है कि भाई गैसेस की जो प्रॉपर्टी है, और मेनली जो है गैस का प्रेशर है, कि गैस का प्रेशर हम कैसे फाइंड करेंगे, वो कैसे डिसाइड होता है, क्या नहीं होता है। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस मतलब गैस के बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए ये एक थ्योरी है। क्या और भी थ्योरीज हैं? हाँ, और भी थ्योरीज होंगी, ये एक थ्योरी है काइनेटिक थ्योरी। तो काइनेटिक थ्योरी या कोई भी थ्योरी जो है वो क्या होती है, वो उसके कुछ पॉस्टुलेट्स होते हैं, वो कुछ एज्यूम करता है, एज्यूम करके वो अपनी थियरी देता है। क्योंकि यहाँ पे भाई गैस मॉलिक्यूल की बात होगी, या एटॉमिक स्ट्रक्चर में सैकड़ों मॉडल हैं, थॉमसन मॉडल हैं, और ये हैं रदरफोर्ड हैं, बोर मॉडल है, क्वांटम मॉडल है, बहुत सारे मॉडल हैं। तो वो सारे मॉडल किसी ने इलेक्ट्रॉन को देखा है? कोई नहीं देखा है। सब क्या करते हैं, सब जो है एक ऑब्जर्वेशन जो है, उस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे अपनी अपनी थ्योरी देते हैं। कि हाँ, जैसे तुम लोग भी थ्योरी देते रहते हो कि हाँ ये चीज़ है वो चीज़ है, तो हर थ्योरी के पीछे कुछ ना कुछ पॉस्टुलेट्स होता है। तो वैसे ही काइनेटिक थ्योरी ने गैस के बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए कुछ एजम्पशंस लिए हैं, तो हम वो एजम्पशंस पढ़ेंगे। तो उसके ऊपर क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एजम्पशंस आर करेक्ट रिगार्डिंग द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, और राइट डाउन एनी टू एजम्पशंस, राइट डाउन एनी टू एजम्पशंस ऑफ अ काइनेटिक थ्योरी। तो वो एजम्पशंस हम देखेंगे। उससे पहले जो है, काइनेटिक थ्योरी एक्सप्लेन करता है बिहेवियर ऑफ आइडियल गैस। आइडियल गैस, तो किस टाइप की गैस जो है वो आइडियल होती है, क्या बोल सकते हैं? आइडियल गैस की कोई डेफिनेशन बता सकता है? आइडियल गैस हम कब बोलेंगे? आइडियल गैस रियल गैस में क्या डिफरेंस होता है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं होता। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं होता है किसमें? सर आइडियल गैस में आइडियल गैस में, ठीक है। तो उसका इम्प्लीकेशन क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है सर। पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है। सो आइडियल गैस इज ए कलेक्शन ऑफ, आइडियल गैस इज ए कलेक्शन ऑफ नॉन इंटरैक्टिंग पार्टिकल्स, नॉन इंटरैक्टिंग पार्टिकल्स। आइडियल गैस जो है वो नॉन इंटरैक्टिंग पार्टिकल का एक कलेक्शन है। नॉन इंटरैक्टिंग पार्टिकल, आपस में उनका कोई भी इंटरेक्शन नहीं होता है। मतलब जो, अगर हम गैसेस के, आइडियल गैस के दो मॉलिक्यूल्स होंगे, तो वो मॉलिक्यूल्स आपस में अगर किसी भी सेपरेशन पे कम सेपरेशन हो या ज़्यादा सेपरेशन हो, उनके बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं होगा। और जब इंटरेक्शन नहीं होगा इनके बीच में, इंटरेक्शन का मतलब हुआ अट्रैक्शन और रिपल्शन बोथ। इंटरेक्शन जो है वो कलेक्टिवली रेफर करता है अट्रैक्शन एंड रिपल्शन दोनों को। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस इज जीरो, आइडियल गैस इज जीरो, ये जो है पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी। नॉर्म, तो इसका अगर हम पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ बनाना चाहेंगे भाई, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस इंटर एटॉमिक सेपरेशन का ग्राफ कैसा होगा? यू वर्सेस आर ग्राफ। तो गैसेस के बीच का अगर सेपरेशन हम लेते हैं आर, तो भाई आपस में इंटरैक्शन ही नहीं है, तो उनका पोटेंशियल एनर्जी क्या है? जीरो है, जीरो। पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। और जब यहाँ पे पहुंच गया कब? जब ये दोनों कांटेक्ट में, मतलब समझ लो कि ये इनके सेंटर्स के बीच की सेपरेशन 2r0 है। 2r0, r0 इज द रेडियस ऑफ इंडिविजुअल स्फीयर। 2r0 है, तो यहाँ पे अगर फर्दर हम इसको और डिस्टेंस डिक्रीज करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी इज द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। तो उसके बाद तो ये रिजिड स्फीयर्स हैं, अब ये डिस्टॉर्ट नहीं होंगे, तो क्या होगा? हमें वर्क करना पड़ेगा इनफाइनाइट, तो सडनली पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इनफाइनाइट की तरफ चली जाएगी। तो ये है हमारे आइडियल गैस की पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस इंटर एटॉमिक सेपरेशन का ग्राफ। पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस इंटर एटॉमिक सेपरेशन। टिपिकल ग्राफ कैसा होता है? टिपिकल जो है इलास्टिसिटी में बताया है,
टिपिकल यूआर ग्राफ जो है वो इस शेप का होता है, ऐसा होता है कि जब मॉलिक्यूल्स बहुत Yes, दूर, sir. जब मॉलिक्यूल्स बहुत ही दूर होते हैं तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है, बट जैसे जैसे वो क्लोज आना स्टार्ट होते हैं उनके बीच में अट्रैक्शन डोमिनेट करता है, ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं तो उनके बीच में रिपल्शन डोमिनेट करने लगता है, और फर्दर अगर हम और डिस्टेंस डिक्रीज करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी इनफाइनाइट की तरफ चला जाता है। तो एज आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स में नो इंट्रैक्शन, सो नो पोटेंशियल एनर्जी, तो कोई भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। तो अगर कोई पूछेगा कि व्हाट इज द इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस, सो इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस इज टोटली इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। Kinetic energy. Internal energy of ideal gas is totally in the form of kinetic energy. Yes, sir. Internal energy of ideal gas is totally in kinetic energy. Is totally kinetic energy. Totally in the form of kinetic energy or totally kinetic energy. तो ऐसा रीजन आ सकता है, कोई पूछ सकता है कि भाई काइनेटिक एनर्जी ही क्यों, इंटरनल एनर्जी बता देते हैं, तो उसका ये एक्सप्लेनेशन हुआ। बट ऐसे आइडियल गैस तो एग्जिस्ट करता नहीं है, हमारे पास रियल गैसेस ही हैं। तो रियल गैसेस कब आइडियल गैस की तरह से बिहेव करेंगे, क्या कंडीशन बोल सकते हैं हम? इन विच केस रियल गैस विल बिहेव लाइक The आइडियल, high temperature and low pressure. हाई टेम्परेचर एंड लो Yes, प्रेशर। sir. तो रियल गैस जो है, रियल गैस एज आइडियल गैस, आइडियल गैस क्यों हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर पे? क्यों? क्योंकि अब यहां से क्या है कि देखो, पोटेंशियल एनर्जी जीरो है कब? जब सेपरेशन लार्ज है ना, सेपरेशन लार्ज है। तो सेपरेशन लार्ज है मतलब कोई भी अगर कंटेनर है तो उस कंटेनर में अगर मॉलिक्यूल्स दूर दूर हैं तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, मतलब जो आइडियल का कॉन्सेप्ट है। तो मतलब इस वॉल्यूम में कम मॉलिक्यूल्स हैं, जो इनके मॉलिक्यूल्स का नंबर है वो कम है, तो उस कम नंबर को हम क्या बोल सकते हैं? लो डेंसिटी। रियल गैस एट लो डेंसिटी बिहेव्स लाइक अ आइडियल गैस। तो डेंसिटी अगर लो है मतलब यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम है, दूर दूर है, सोशल डिस्टेंसिंग है, तो ये जो है लो डेंसिटी है, तो वो आइडियल गैस की तरह से बिहेव कर रहे हैं। अब लो डेंसिटी का मतलब हुआ कि हमारे पास एक इक्वेशन होता है ऐसे टाइप का जिसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ स्टेट, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, और यहाँ पे प्रेशर वॉल्यूम सब ये है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास ऑफ द गैस डिवाइडेड बाय मोलर मास इज एनआरटी, और यहाँ से जो है वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो पी एम इज इक्वल टू एम बाई वी आर टी, वेयर एम बाई वी इज द Mass डेंसिटी, by volume is one. तो ये हो जाएगा पी Yes. एम, Density. पी एम इज इक्वल टू रो आर टी। तो लो डेंसिटी का मतलब है कि हम डेंसिटी का इक्वेशन अगर लिखना चाहें तो हो जाएगा पी एम बाई रो आर टी, पी एम बाई आर टी। तो ये लो डेंसिटी का सिग्निफिकेंस क्या है कि भाई अब डेंसिटी लो है मीन्स ये लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर दोनों केस में होगी। तो लो डेंसिटी का मतलब ये हुआ कि लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, या दोनों। तो अपनी रियल गैस जो है वो आइडियल गैस हो जाएगी। अब नेक्स्ट है हमारे assumptions of kinetic theory of gas। तो ये तो हो गया आइडियल गैस, व्हाट इज आइडियल गैस, assumptions of KTG। तो ये केमिस्ट्री में भी लिखे होंगे, कई पेज के। हाँ Yes, सर। sir. Yes, sir. Yes, sir. इसमें मेरे में ज्यादा नहीं रहेगा। A gas consists of, a gas consists of small, smooth, elastic gas consists of small, smooth, elastic and spherical particles,
which moves randomly in all direction. Which moves randomly in all directions. सारे डायरेक्शन में मूव करते हैं, रैंडमली मूव करते हैं. तो हर वर्ड का कुछ मीनिंग है, ऐसे ही नहीं है. पहला स्मॉल. स्मॉल का इम्प्लीकेशन ये है कि अगर गैस मॉलिक्यूल्स स्मॉल होंगे तो हम जैसे मान लो कि यहाँ पे अगर हमें बताना हो कि गैस मॉलिक्यूल्स अगर लार्ज होंगे तो क्या होगा भाई, वॉल्यूम ऑफ गैस क्या बताएंगे. वॉल्यूम ऑफ गैस बताने के लिए मुझे इस मॉलिक्यूल का मास सब्ट्रैक्ट करना होगा, है ना. मान लो Yes, sir. जो Yes, sir. स्पेस है उसमें से मुझे उस गैस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम भी कंसीडर करना होगा और उसको जो है कंटेनर के वॉल्यूम में से उसको सब्ट्रैक्ट करना होगा, जैसा कि वंडर वॉल इक्वेशन में होता है. v माइनस एक टर्म आता है. तो तो स्मॉल मानने से क्या हो जाएगा हमारा कि अगर ये स्मॉल है तो हम वॉल्यूम ऑफ गैस पार्टिकल को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं और ये बोल सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर. स्मॉल का इंप्लीकेशन क्या होगा कि वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, कंटेनर के वॉल्यूम के बराबर होगा. स्मूथ. वॉल्यूम ऑफ गैस, चाहे तो उसको लिख लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर. अब स्मूथ से क्या होगा. स्मूथ, स्मूथ का मतलब है कोई भी फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है. कोई भी फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है तो कोई भी दो गैस मॉलिक्यूल्स अगर आपस में टकराते हैं, सपोज करो टकराते हैं ऐसे, तो अगर टकराते हैं, मान लो कि एक इस डायरेक्शन में जा रहा है, एक इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो अगर ये दोनों एक दूसरे से कोलाइड करते हैं, एक दूसरे से टेंजेंशियली ऐसे कोलाइड करते हुए जाते हैं, तो अगर फ्रिक्शन प्रेजेंट होता तो वो फ्रिक्शन क्या होता, इसके काइनेटिक एनर्जी को डिक्रीज करता. अगर गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में फ्रिक्शन प्रेजेंट होता तो वो भाई कंटिन्यूअसली रैंडमली मूव कर रहे हैं, तो वो एनर्जी लॉस मूव करता. करते करते जो है वो कोलिजन में एनर्जी लॉस होते. तो जो एनर्जी लॉस होता तो धीरे 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 गैस मॉलिक्यूल्स हैं उनकी एनर्जी लूज होती जाती और वो क्या हो जाते, कंटेनर के बॉटम में सेटल हो जाते. नहीं इमीडिएटली, तो 2 दिन 4 दिन 1 महीना 6 महीने के बाद तो ऐसा होना चाहिए था, बट एक्चुअल में ऐसा ऑब्जर्व नहीं होता है. इसीलिए हमारा स्मूथ वाला जो एजम्पशन है वो बिल्कुल वैलिड है कि नो फ्रिक्शनल फोर्स, नो फ्रिक्शनल फोर्स, या लिख सकते हैं कि नो लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू फ्रिक्शन. नो लॉस ऑफ नो लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू फ्रिक्शन. फ्रिक्शन की वजह से लॉस नहीं है कुछ, इसका ये इंप्लीकेशन हो गया. इलास्टिक. इलास्टिक स्फीयर. इलास्टिक स्फीयर का मतलब है कि कोई भी एनर्जी, कोई भी एनर्जी का जो है लॉस नहीं है. इलास्टिक स्फीयर का मतलब कोई भी कोलिजन अगर होता है, कोई भी कोलिजन अगर होता है तो उस किसी भी कोलिजन में कोई डिफॉर्मेशन पोटेंशियल एनर्जी स्टोर नहीं होती है गैस मॉलिक्यूल्स में. गैस मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करें या फिर कंटेनर के वॉल के साथ कोलाइड करें, सारे कोलिजन जो हैं वो इलास्टिक होती हैं. फिर से अगर इलास्टिक नहीं होती तो एनर्जी लॉस होती, और एनर्जी लॉस होते होते कुछ टाइम के बाद गैस मॉलिक्यूल को अपनी एनर्जी जीरो होके उनको कंटेनर के बॉटम में सेटल हो जाना चाहिए था, बट ऐसा ऑब्जर्वेशन नहीं होता है. इसीलिए हमारा ये इलास्टिक वाला भी एजम्पशन, नो लॉस इन कोलिजन, नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन कोलिजन. और स्फेरिकल तो ठीक है, स्फेरिकल पार्टिकल्स हैं, स्फेरिकल एज्यूम करता है उनको एक मॉलिक्यूल हो, एक एटम हो या मल्टीपल एटम्स हो, ठीक है, लीनियर टाइप का हो, नॉन लीनियर टाइप का हो, कुछ भी हो, थ्योरीज को भी एक्सप्लेन करने के लिए हर पार्टिकल को वो स्फेरिकल एज्यूम करता है. विच मूव्स रैंडमली इन ऑल डायरेक्शंस. विच मूव्स रैंडमली इन ऑल डायरेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्चुअली इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज देखो तो कुछ यूज नहीं है इसका. रैंडमनेस का मतलब यह है कि ऑल द डायरेक्शंस आर इक्वली प्रिफर्ड बाय द मॉलिक्यूल्स. ऑल द डायरेक्शंस आर इक्वली प्रिफर्ड बाय द मॉलिक्यूल्स. मतलब क्या है कि सपोज करो कि इस कंटेनर में अगर 90 मॉलिक्यूल्स हैं तो किसी भी इंस्टेंट पे 30 30 और 30 हर डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं. लॉजिक, लॉजिक ये है कि अगर मॉलिक्यूल जो है किसी एक डायरेक्शन को प्रेफरेंस देता तो सारे मॉलिक्यूल्स अगर एक्स में ही जाते तो एक्स में कोलिजन ज्यादा होते
और इस वॉल पे मुझे ज्यादा प्रेशर मिलना चाहिए था और इस वॉल पे मुझे कम प्रेशर मिलना चाहिए था। कम मॉलिक्यूल कोलाइड करेंगे, कम मोमेंटम चेंज होगा, कम फोर्स होगा, कम प्रेशर होगा। ज्यादा मॉलिक्यूल्स कोलाइड करेंगे, ज्यादा मोमेंटम चेंज होगा, ज्यादा फोर्स होगा, ज्यादा प्रेशर होगा। तो अगर ये चीज फेल होती, ये चीज हमारी होल्ड नहीं करती, तो क्या होता कि भाई कोई भी डायरेक्शन में, किसी एक डायरेक्शन में ज्यादा प्रेशर होता, सारे मॉलिक्यूल्स कोलाइड करते, और किसी में नहीं कोलाइड कर रहे हैं। जबकि ऐसा होता नहीं। एक्चुअल में क्या होता है, प्रेशर क्या है गैस का, यूनिफॉर्म होता है। इसलिए ये एजम्पशन है कि ऑल द डायरेक्शंस आर इक्वली प्रिफर्ड। मतलब किसी भी मोमेंट पे अगर कोई पूछता है कि कितने एक्स में कितने जा रहे हैं, वाई में कितने जा रहे हैं, जेड में जा रहे हैं, तो इक्वल इक्वल नंबर होगा। अब दिमाग में ये आएगा कि अच्छा इक्वल होगा, मान लो कोई सोचेगा वैज्ञानिक टाइप से कि इक्वल अगर है तो सर कोलिजन में कोई डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। कोलिजन में डायरेक्शन चेंज होगी, कोलिजन होगा, आपस में कोलाइड करेगा, वॉल के साथ कोलाइड करेगा। तो बट ऐसा होगा कि सपोज कि राम इस साइड में जा रहा है, मतलब यहां से अगर मोशन राम ने स्टार्ट किया तो यहाँ पे आके राम ही टकराएगा, कोई जरूरी नहीं है। रिले रेस टाइप का है कि सपोज कि कुछ रास्ते में कोई कोलिजन हो गया और ये इसने यहाँ से डायरेक्शन चेंज कर ली वाई में, तो उसी मोमेंट पे कहीं ना कहीं पे एक और कोलिजन होगा और जो वाई में जा रहा था वो तुरंत डायरेक्शन चेंज कर लेगा एक्स में। तो इस वॉल से अगर स्ट्राइक स्टार्ट हुआ राम, तो उस वॉल पे जाके हो सके कोलाइड कर रहा होगा श्याम, बट एक मॉलिक्यूल कोलाइड जरूर करेगा। बात समझे कि अगर कहीं पे भी बल्क में कोलिजन के वजह से डायरेक्शन चेंज होती है और होती भी है, अगर वो डायरेक्शन चेंज करता है, मान लो एक्स में जा रहा था, कोलिजन से वो वाई में जाने लगा, तो साइमल्टेनियसली एक और कोलिजन होगा कहीं पे जिसमें वाई में जाने वाला पार्टिकल तुरंत एक्स में जाना स्टार्ट कर देगा। तो किसी भी मोमेंट पे तो मतलब ओवरऑल बैलेंस होगा। हाँ ओवरऑल बैलेंस होगा। एक्स में जितने नंबर मूव कर रहे होंगे किसी भी टाइम पे, वो कांस्टेंट रहेगा। समझे इस बात को? तो सर स्फेरिकल Yes. शेप से क्या होगा? स्फेरिकल में स्फेरिकल होगा और क्या होगा। तो ये हो गया। A gas consists of a small smooth तो elastic। स्पेरिकल के लिए हम लोग ऐसे सोच सकते हैं उसको ज्यादा सरफेस एरिया मिलेगा। ना ऐसा कुछ नहीं है। स्फेरिकल अगर नॉन स्फेरिकल मान के भी एक्सप्लेन करने का कुछ लॉजिक नहीं। स्फेरिकल से फिर हम बाकी कोलिजन वोलिजन मोमेंटम चेंज ये सब फाइंड कर पाएंगे। फाइंड करने स्फेरिकल बिना माने हुए जो चीज आएगी उसमें डिफरेंस कुछ ऑब्जर्व नहीं होता है। स्फेरिकल अगर मान के जो वैल्यू आ रही है वो बिल्कुल सेम रहती है एक्चुअल डेटा से, तो इसलिए उसको स्फेरिकल मान के सारी चीजें की जा रही हैं। हाँ सर। तो ये पहला है, पहला एजम्पशन हो गया। दूसरा एजम्पशन है द मॉलिक्यूल्स ओबेज न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। अरे यहाँ भी न्यूटन आ गया। ओबेज न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को वो वैलिड मानते हैं कि गैस में जो है वो फॉलो कर रहा है, उसको फॉलो कर रहा है, उससे ही हम स्टडी करेंगे। टिपिकली क्या होता है भाई, छोटे लेवल पे हम जाते हैं, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के लेवल पे हमारे ये मैकेनिक्स के लॉज वैलिड नहीं होते हैं, उनमें कुछ ना कुछ डिफरेंस आता है। बट यहाँ पे जो है ठीक है, ठीक बैठता है। दूसरा है, नेक्स्ट पॉइंट है द ग्रेविटी हैज No effect. no effect. Gravity has no effect on the pressure of gas. Yeah, no effect on the gas molecules. Gas molecules. नो इफेक्ट ऑन द गैस मॉलिक्यूल मतलब क्या है कि mg एक्ट नहीं कर रहा है। क्या है कि वो mg एक्ट नहीं कर रहा है, उसके मोशन में हमें mg नहीं कंसीडर करना है। स्मॉल स्फीयर है, मास उसका वैसे ही कम होगा, तो ये ठीक है। दूसरा है कि अगर मान लो इफेक्ट डाल रहा होता, फिर से वही बात होती, अगर ग्रेविटी का इफेक्ट होता तो कंटेनर में जो है नीचे जो है नंबर की डेंसिटी ज्यादा होनी चाहिए थी, ऊपर जो है डेंसिटी कम होनी चाहिए थी, बट ऐसा होता नहीं है। थ्रू आउट जो डेंसिटी हाँ है या सर। प्रेशर है वो यूनिफॉर्म होता है, तो ग्रेविटी के रोल को जो है इग्नोर कर दिया जाता है। और लास्ट पॉइंट है कि टाइम ऑफ
time of collision is large. Time of collision is large as compared to duration of